और अब न्यूज इन फोकस आज के एपिसोड में वो 4 खबरें जिन पर हमारा रहेगा स्पेशल फोकस, जरा उस पर एक नजर डाल लीजिए। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स हमारी कवर स्टोरी, आईटी कंपनियां, कैंपस से दूरियां। एक ग्रेजुएट के लिए कैंपस इंटरव्यू कितना इंपॉर्टेंट होता है ये सब जानते हैं, लेकिन इस बार जो कैंपस हायरिंग में स्लो डाउन आया है उसका क्या असर पड़ सकता है एक ग्रेजुएट फोकस पर हम करेंगे बात। पूरा एनालिसिस होगा बहुत ही खास मेहमानों के साथ। इसके बाद हम बात करेंगे हमास और इजराइल के युद्ध में जो ताज़ा अपडेट्स हैं वो क्या हैं। इजराइल के हमलों के बाद हमास को जो अब पिन पॉइंट करके टारगेट किया जा रहा है उसकी परिणति क्या होगी, आगे क्या कुछ हो रहा है, आसपास किस तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं, ये आपको बताएंगे। और साथ ही साथ बाजार इस वजह से और दूसरे रीज़न से क्या उस पर असर पड़ा है, तो बाजार से लेकर हमास इजराइल हमले के सारे अपडेट्स आपको हम लगातार देंगे। और आखिर में बात होगी देश में कल दशहरे की तैयारियां किस तरह की हैं और क्या कुछ रहेगा खास इस बार आपके लिए दशहरा में, क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, आपके आसपास के शहर में क्या चल रहा है, ये सारी बातें होंगी। तो ये है न्यूज़ इन फोकस आज के एपिसोड की। फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज़, वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियां रही। जरा फटाफट अंदाज में उन खबरों पर एक नजर। तो विधानसभा चुनाव में ठीक पहले छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने आज कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनते ही किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होंगे। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में बघेल ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में शराबबंदी लागू करने की कोशिश की, लेकिन वो इसे लागू नहीं कर पाए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें उन्हें देश का भावी प्रधानमंत्री बनाया गया है। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने लगवाए हैं। इस पर बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी को सपने देखने की आदत है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि पोस्टर कोई भी लगा देता है, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने भी कहा कि कोई पोस्टर लगाने से प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का लक्ष्य बीजेपी को रोकना है। तमिल एक्ट्रेस गौतमी तड़िमल्ला ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। गौतमी ने आरोप लगाया कि पार्टी के कई बड़े नेता उनसे धोखाधड़ी करने वाले एक शख्स का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं। गौतमी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो 25 साल से बीजेपी के सदस्य हैं, उन्होंने ईमानदारी से काम किया। गौतमी ने यह भी दावा किया कि 20 साल पहले सी अलगप्पन नाम के एक व्यक्ति से उनकी दोस्ती की थी, जिससे उन्होंने अपनी संपत्तियों के मैनेजमेंट का काम सौंप दिया था। गौतमी ने आरोप लगाया कि उनसे धोखाधड़ी हुई। गौतमी का कहना है कि पार्टी के कई लोग सक्रिय रूप से उस व्यक्ति की मदद और समर्थन कर रहे हैं। देश की सेवा करते हुए रविवार को शहीद हुए अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के पिंपल गांव लाया गया। इस दौरान यहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अक्षय लक्ष्मण की अंतिम विदाई देने वो पहुंचे। आपको बताएं कि कर्तव्य निभाते हुए शहीद होने वाले पहले अग्निवीर वो थे। लक्ष्मण सियाचिन में ड्यूटी पर तैनात थे। हालांकि सियाचिन के जटिल मौसम के कारण उनके निधन की वजह साफ नहीं हो पाई है। मुंबई के बोरीवली इलाके में एक 8 मंजिला रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आग लग गई। आज दोपहर 12:30 बजे बिल्डिंग की पहली मंजिल पर आग लगी। इस हादसे में 5 लोग झुलस गए हैं। बाद में इनमें से 2 लोगों की मौत भी हो गई। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि वीणा संतूर नाम की बिल्डिंग में लगी ये आग थी और इनको घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। इधर दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में एक फुट ओवर ब्रिज का हिस्सा गिर गया। पुलिस ने बताया कि रविवार रात एक लोडेड ट्रेलर लक्ष्मीनगर में फुट ओवर ब्रिज के नीचे निकल रहा था। ट्रेलर वाहन में अक्षरधाम मंदिर के पास एक क्रेन लोड की गई थी और इसे गीता कॉलोनी पुस्ता रोड के माध्यम से बुराड़ी दिल्ली ले जाया जा रहा था। रात में 12:30 बजे जब ट्रेलर एक ट्रक जो है वो ललिता पार्क फुट ओवर ब्रिज के नीचे से गुजर रहा था तो भरी हुई क्रेन फंस गई और इसके कारण पुल का एक हिस्सा सड़क पर गिर गया। किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना फिलहाल नहीं है। बेंगलुरु में चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 2 लोगों ने दिन दहाड़े एक खड़ी BMW कार से करीब 14 लाख कैश चुरा लिया। इस चोरी को लगभग फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया। सबसे पहले एक व्यक्ति ने कार की खिड़की का शीशा तोड़ा, फिर कार के अंदर वो कूद गया। उसके बाद उसने कार को अंदर रखे जो कैश था उसको उठाया और फिर अपने साथी के साथ बाइक पर फरार हो गया। चोरी की यह घटना CCTV में कैद हो गई।
अरब सागर में आए साइक्लोन तेज के बाद बंगाल की खाड़ी में नया चक्रवात बन रहा है। आईएमडी ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गहरा दबाव का क्षेत्र बन रहा है जो चक्रवात में बदल जाएगा। इस चक्रवात तूफान को हामुन नाम दिया गया है। ये नाम ईरान ने रखा है। ये ओडिशा के पारादीप से लगभग 400 किलोमीटर और पश्चिम में दीघा से 550 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में केंद्रित है। चक्रवात संभावित खतरे को देखते हुए कोस्टल एरिया से लोगों को हटाने के आदेश भी दिए गए हैं। देश में बेमौसम बारिश और बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आई है। कोलकाता में हुई झमाझम बारिश से दिन में ही अंधेरा छा गया। मौसम सुहाना तो हुआ, लेकिन ठंड अचानक से बढ़ गई। कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी से सड़कें, पहाड़ सब बर्फ की चादर में ढके हुए हैं। सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है। केरल में भी तेज बारिश हुई। आज देश भर में महानवमी का उत्सव मनाया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर पर्व की बधाई देते हुए संकल्प की सिद्धि का आशीर्वाद मांगा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। 9 कन्याओं को चुनरी ओढ़ाने के साथ ही आरती उतारी गई और अपने हाथों से भोजन परोसा गया। इसके बाद उपहार देकर उनका आशीर्वाद दिया गया। हरिद्वार में योग गुरु रामदेव ने भी कन्या पूजन किया। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। सपनों और आकांक्षाओं से भरी दुनिया में भारत के मिडिल क्लास के बच्चे के सामने कोई भी कोर्स करने के 2 कारण होते हैं। पहला, बेहतर जॉब, और दूसरा, जल्द से जल्द मिलने वाली जॉब। जॉब के मामले में भारतीय ग्रेजुएट्स के पास इंतजार करने की लग्जरी नहीं है, खासतौर से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के पास। कैंपस हायरिंग ये एक ऐसा माध्यम है जो भारतीय छात्र के भविष्य का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि गरीबी, अभाव और सपनों के लिए हर चीज में कटौती की जिंदगी से आगे बढ़ने का एक लॉन्च पैड है। कैंपस हायरिंग परिवर्तन का क्षण है, सपनों को अनलॉक करने की कुंजी है। लेकिन ये साल कैंपस हायरिंग के लिए ठीक नहीं दिखता। कम से कम आईटी सेक्टर के लिए तो हम ये कह ही सकते हैं। आज कवर स्टोरी में बात होगी आईटी सेक्टर कंपनियों की कैंपस हायरिंग में आए स्लो डाउन की। इसके लिए विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ होंगे 2 खास मेहमान। 5F वर्ड के फाउंडर और हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर गणेश नटराजन होंगे हमारे साथ, और टीम लीज डिजिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुनील चेमनकोटिल भी हमारे साथ होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आपसे हम चर्चा शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं और ये हायरिंग स्लो डाउन का जरा पूरा एनालिसिस देख लीजिए। अगर आप या आपका कोई अपना इंजीनियरिंग कर रहा है और इस साल आईटी सेक्टर में करियर शुरू करने के लिए कैंपस सिलेक्शन का इंतजार कर रहा है, तो खबर अच्छी नहीं है। टीम लीज डिजिटल के हालिया सर्वे के मुताबिक इस बार दिग्गज आईटी कंपनियां पिछली बार से करीब 40% कम कैंपस सिलेक्शन करेंगी। टीम लीज के मुताबिक साल 2022-23 में आईटी कंपनियों ने कैंपस सिलेक्शन के जरिए 2,30,000 छात्रों की भर्ती की थी, लेकिन इस बार यानी 2023-24 में ये नंबर सिर्फ 1,55,000 का ही रह सकता है। यही नहीं, दूसरी रिपोर्ट्स की माने तो 2024-25 के लिए भी आईटी कंपनियों ने कोई स्पष्ट हायरिंग प्लान नहीं बनाए, जिससे कैंपस इंटरव्यू सुस्त रह सकते हैं। माना जा रहा है कि जनवरी-मार्च तिमाही के बाद ही कुछ हलचल देखी जा सकती है। सूत्रों की माने तो टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 40,000 भर्तियां करने की बात तो कही है, मगर कंपनी का ये भी मानना है कि नई नियुक्तियों में अभी वक्त लग सकता है। विप्रो ने भी इस फरवरी में ही फ्रेशर भर्तियां कम करने और फ्रेशर पे में 50% कटौती करने की बात कह दी थी, और इन्फोसिस ने तो ऐलान कर दिया था कि उनकी इस साल कैंपस हायरिंग की कोई स्थिति। कंपनियों में सिर्फ HCL टेक्नोलॉजीज इंटरव्यू जारी रखने की बात कही है, लेकिन उसका भी इस साल का टारगेट सिर्फ 10,000 है, जो पिछले साल के 27,000 की फ्रेशर्स हायरिंग से बहुत कम है। एक्सचेंजर ने भी कैंपस हायरिंग को जारी रखने की बात जरूर कही है, लेकिन कंपनी के हाल ही के एक ईमेल में भारत और श्रीलंका के कर्मचारियों की सैलरी हाइक रोकने का ऐलान किया गया था। कम होते कैंपस इंटरव्यू के कारणों की पड़ताल करें तो इसमें कमजोर आर्थिक माहौल और टेक्नोलॉजी सेवाओं की घटती मांग बड़े कारण रहे हैं। इसके अलावा इजराइल हमास युद्ध के छिड़ने से भी माहौल पर असर पड़ता दिख रहा है। सवाल यह है कि कैंपस भर्तियों के स्लो डाउन से आखिर कितना असर पड़ेगा
तो इसके लिए आपको इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की संख्या और नौकरियों के आंकड़ों पर गौर करना होगा। एक मोटे अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल 9 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं। इनमें से 2 लाख के करीब आईटी सर्विस सेक्टर में जॉब पाते हैं। इस तरह इन 2 लाख फ्रेशर्स का भविष्य अब अधर में है और यही बात टेक्निकल संस्थानों की ओर से भी सुनने को मिल रही है। इनका कहना है कि कुछ भारतीय आईटी कंपनियों ने परिसर आकर छात्रों को नौकरी देने के ऑफर की बात तो कही है, मगर किसी ने भी आने का ठोस आश्वासन नहीं दिया है। हाँ, लेकिन इन कंपनियों ने तिमाही दर तिमाही स्थिति की समीक्षा कर हायरिंग पर फैसला लेने की बात जरूर कही है। लिहाजा फ्रेशर्स को कुछ उम्मीद जरूर दिख सकती है, लेकिन ग्लोबल अनिश्चितताएं फिलहाल चिंता के बादल गहरा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मैं चर्चा की शुरुआत सुनील जी आपसे कर रहा हूं। आपसे इसलिए मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं क्योंकि आपका कुछ दिनों पहले का टीम लीज डिजिटल का एक एनालिसिस था जिसमें स्लो डाउन की बात कही गई थी। मैं चाहूंगा थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए आप थोड़ा और अगर इसको ब्रेक डाउन कर पाएं कि एग्जैक्टली किस तरह का ये स्लो डाउन है। देखिए, सबसे पहले सबको महानवमी की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। स्लो डाउन जो है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत खराब रहने की वजह से स्लो डाउन चल रहा है। अपना कोविड के बाद से ये स्लो डाउन तो जारी ही रहा है और आईटी खास कर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। तो पहले तो आईटी कंपनियों ने अपना यूटिलाइजेशन फैक्टर बढ़ाने की कोशिश की है, जिसका मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है उनको प्रोडक्टिव बनाएंगे। तो वो ऑलरेडी 85-90% पहुंच गए हैं और नए डील्स जो आ रहे हैं वो नए डील्स टेक्नोलॉजी लेयर डील्स है जिसमें प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी की ज़्यादा उम्मीद है, जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जिसका मतलब है कि उतना वर्कफोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे फ्यूचर में, क्योंकि आप सब जानते हैं अभी कन्वर्जेशनल एआई और काफ़ी नए नए टेक्नोलॉजीज हर रोज़ नए आ रहे हैं। तो उसकी वजह से ये सब जो है इम्पैक्ट उनके इनटेक ऑफ फ्रेशर्स में पड़ रहा है, क्योंकि फ्रेशर्स जो है उनको हायर करके वो एक पाइपलाइन के जैसे बिल्ड करते हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग करना पड़ता है। कम से कम 9 महीने से 12 महीने तक की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद उनको डिप्यूट किया जाता है। लेकिन अभी जो हाल है आईटी का, जिसमें विजिबिलिटी नहीं है और हर दिन एक नया प्रॉब्लम उभर के आ रहा है, जैसे अभी इजराइल का वॉर है, उससे पहले इन्फ्लेशन का इशू था और फंडिंग का इशू था एंड आपका यूक्रेन वॉर था। इन सब की वजह से कोई भी क्लियर विजिबिलिटी नहीं दे पा रहे। आईटी स्पेंड जो है ओवरऑल सब कंपनियों में बहुत कम हो गया है। डिस्क्रिशनरी स्पेंड तो बिल्कुल ही बंद हो गया और बाकी जो लॉन्ग टर्म स्पेंड है उसमें भी काफी कटौती हुई है, जिसकी वजह से आईटी सर्विसेज कंपनीज थोड़ा कॉशियस है। वो इमीडिएटली लोगों को भर्ती नहीं करना चाहते, इसलिए ये इम्पैक्ट आया है। ऑल राइट। देखिए, इसमें दिलचस्प ये है कि कोविड के बाद जिस तरह से हायरिंग हुई थी फाइनेंशियल ईयर 2022 में, उससे ये लग रहा था कि अगर ये मोमेंटम आगे अगर अच्छा रहा तो फिर फ्रेशर्स के लिए अच्छे मौके आ भी सकते हैं। और हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स पर टीम लीज के साथ बात भी की थी, सुनील जी के साथ भी हमारी इसमें स्पेशल बात हुई थी। लेकिन अब थोड़ा सा एक अलग रूप हमें दिख रहा है। डॉक्टर नटराजन, आपका एनालिसिस इस वक्त क्या कह रहा है सर? फ्रेशर जॉब्स, मैं ओवरऑल जॉब्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फ्रेशर्स की ही बात कर रहा हूं फिलहाल, और उसमें भी कैंपस इंटरव्यू, ये जो स्लो डाउन है, इस पर आपका एनालिसिस इस वक्त क्या है सर? नहीं, एनालिसिस तो जैसे सुनील जी ने कहा था, अभी ये पूरा जो आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री है वो जरूर एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। और वो जो सुनील जी ने कहा था वो सभी रीजंस बिल्कुल सही है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स भी हैं और जो अभी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ एक रिप्लेसमेंट तौर पे ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। तो इसको अगर देखें तो 3 चीजें आप ध्यान में रखिए। एक तो डिमांड का माहौल बहुत ही खराब है और मेरे ख्याल से वो सुधरने वाला नहीं है। 3 से 5% डिमांड रहेगी इंक्रीज फॉर द नेक्स्ट 18 मंथ्स, ये नहीं कि 6 महीना में खत्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो कॉस्ट रिडक्शन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर रेवेन्यू नहीं है तो इंक्रीमेंट्स होल्ड अप हो जाएंगी और जो सीनियर टैलेंट है उनको जूनियर टैलेंट से रिप्लेस किया जा सकता है। और तीसरी बात जो आप इसकी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप फ्यूचर बहुत ब्राइट एक्सपेक्ट करते हैं तभी 10,000 या 1 लाख में रिक्रूट करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि फ्यूचर में इनकी जरूरत पड़ेगी और सीनियर टैलेंट को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। मगर अभी जो कंप्लीटली अनसर्टन है तो उसके कारण लोग ये सोच रहे हैं कि अभी कोई जरूरत नहीं है और शायद जनवरी फरवरी में जाके कैंपस में रिक्रूट करेंगे
और आपको तो मालूम ही है कि अभी 40% से अधिक इंजीनियर्स को नौकरी मिलने की मुश्किल हो रही है। तो वो एक बहुत नाजुक स्थिति है इस कंट्री के लिए, क्योंकि हमें तो जॉब्स चाहिए, मगर जॉब्स जो बिगेस्ट सेक्टर थी जो रिक्रूट कर रही थी, आईटी सेक्टर, वो अभी रिक्रूट नहीं कर पाएगी। और मेरे ख्याल से ये इसका कोई हल जल्दी से निकलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी ये तो मिडल ईस्ट का प्रॉब्लम चलते रहेगा, यूक्रेन का कोई हल नहीं दिखाई दे रहा है, और इसके कारण ये पूरा मुझे लगता है कि रिसेशन की ओर बढ़ रहे हैं हम, और शायद 2024 में रिसेशन भी हो जाएगा। तो एब्सोल्युटली। अभी तो जो ग्रेजुएट कर रहे हैं उनके लिए एक मुश्किल टाइम जरूर है। डॉक्टर नटराजन, मैं आपके कॉलेज डेज में जाना चाहता हूँ सर। आपका भी इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड रहा है, आप एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं। एक कैंपस इंटरव्यू में जब इस तरह के स्लो डाउन्स आते हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ये स्थितियाँ ठीक होंगी, लेकिन अगर आपके पास आउट होने के टाइम पर इस तरह के स्लो डाउन्स आ जाएं, एक जो फ्रेशर होता है, जो बिल्कुल तैयारी कर रहा होता है कि कैंपस आएगा और मेरे लिए एक स्मूथ ट्रांजिशन बन जाएगा। हो सकता है कैंपस ना भी हो तो उसे जॉब मिल जाए, बट कैंपस अगर होता है तो उसे लगता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, एक स्मूथ ट्रांजिशन मुझे मिला, और एक कैंपस के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है उसका अलग लेवल होता है। तो ये इस तरह की जो खबरें आती हैं स्लो डाउन वगैरह की, वो उस समय साइकोलॉजिकली एक ग्रेजुएट को क्या प्रभावित करती है सर? नहीं, साइकोलॉजिकली तो बहुत ही प्रभावित करती है। और हमारी एक कंपनी है ग्लोबल टैलेंट ट्रैक, जो हायर ट्रेन डिप्लॉय करती है, मतलब कि छोटे छोटे कैंपसेस में जाके उनको किस तरह से ट्रेनिंग दी जाए कि बड़े बड़े कंपनियों में जैसे कैपजेमिनी हो या इन्फोसिस हो कैसे नौकरी पाई जाए। और ये बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है हमारे लिए पिछले 12 साल से। मगर अगर ये साल देखें तो या अब आप छोटे कैंपस को तो छोड़िए, बड़े कैंपसेस में भी टॉप 20% के बाद लोगों को ये डर है कि हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये बहुत ही खतरनाक हालत है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि किसी ना किसी सेक्टर में, खास करके आईटी सर्विसेज में, माहौल बदलेगा, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदलेगा, लोग जो जो हमारे बड़े कंपनीज है डिमांड जो लाती हैं, उनका जो आउटलुक है वो बढ़ेगा। और इसके लिए टाइम लगता है, एक टाइम लैग है कि आपके कस्टमर को अच्छा माहौल दिखे, उसके बाद आपके इंडस्ट्री को दिखे, उसके बाद कैंपसेस में आए। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये अच्छा साल है पास आउट करने के लिए, मगर जो लोग पास आउट कर ही रहे हैं उनको बिल्कुल ज्यादा जोर लगानी पड़ेगी कि अगर एक भी नौकरी मिल जाए, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, ले लें। और उसके बाद जब माहौल सुधरेगा उसके बाद वो बड़े कंपनी को भी कोशिश कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। सुनील जी, आपसे पहले भी इस बारे में बात हुई है। प्रॉब्लम ये है इंडियन ग्रेजुएट्स के साथ कि एक तो अनएम्प्लॉयबिलिटी का इशू है, दे आर नॉट एम्प्लॉयबल, और दूसरा जो लोग एम्प्लॉयबल भी हैं उनका भी हायरिंग में अगर स्लो डाउन आ जाए तो ये ग्रेजुएट्स के लिए आपके आकलन में अभी कितना मुश्किल दौर है। और जैसा डॉक्टर नटराजन कह रहे हैं कि अभी मुश्किल दौर तो है, लेकिन ये कब तक मुश्किलात रहेंगी? देखिए, ये तो बिल्कुल मुश्किल दौरान है। और एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कब तक रहेगा वो अभी हम विजिबिलिटी नहीं दे सकते, क्योंकि हर दिन नया प्रॉब्लम्स खड़ा हो रहा है, कुछ ना कुछ होते रह रहा है, क्योंकि एक जो इंडिकेटर्स है अच्छे नहीं है। तो मेरा सलाह है ग्रेजुएट्स के लिए कि हिम्मत रखे और फिक्सेट करके कोई भी कंपनी में ही चाहिए बोल के फिक्सेट करके मत रहिए। जो भी आपको नौकरी मिलती है वो उसमें आप ज्वाइन हो जाना चाहिए। अभी काफी हद तक हमने कैंपसेस में देखा है कि वो बड़े बड़े जो आईटी सर्विसेज कंपनीज है उसमें जाने की उम्मीद में रहते हैं, और उनका ये भी सोचना है कि एक बार वहां पहुंच गए तो फिर यूएस भी जा सकते हैं और एक स्टेटस सिंबल भी हो जाता है। लेकिन अभी ये इस हालत में काफी इंडस्ट्रीज अदर देन आईटी भी हायरिंग करने की उम्मीद है, जैसे बीएफएसआई है, लॉजिस्टिक्स है और ई कॉमर्स है। इन सब सेक्टरों में भी हायरिंग हो रही है। जैसे आप अगर ओवरऑल आंकड़े देखते हैं तो जो 15 लाख हर साल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स पास आउट होते हैं, कोई कहता है 9 लाख, लेकिन कोई 15 लाख, हमारे एस्टिमेट के हिसाब से 15 लाख ग्रेजुएट्स पास आउट होते हैं। उसमें से 35 to 40% ही कैंपस हायरिंग के दौरान नौकरियां मिलते हैं। बाकी जो है वो लोग दूसरे नौकरी करते हैं या फिर हायर स्टडीज करते हैं। अभी ये 35 to 40 में कम से कम आपका 10 to 15% आईटी सर्विसेज में हायर होते हैं, आईटी कंपनियों में हायर होते हैं। तो वहां पे आपको 50% की कट होती है। तो
ऐसा नहीं है कि पूरा ही हायरिंग खत्म हो गया है, तो बाकी जो इंडस्ट्रीज है उसमें हायरिंग हो रही है, और आईटी सर्विसेज में भी अभी तक जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से 50% कटौती है। सो मेरा ये सलाह है कि हिम्मत रखे, आपका कैपेबिलिटीज बढ़ाइए। जैसे आपने सही कहा, हमारा दूसरा एक रिपोर्ट में भी हमने बताया कि एम्प्लॉयबिलिटी गैप बहुत ज्यादा है, क्योंकि कॉलेजों में जो करिकुलम पढ़ाया जाता है वो करिकुलम वर्सेस जो इंडस्ट्री में आपको जॉब के लिए चाहिए उसमें काफी गैप है। तो इंडस्ट्रीज को जो ऑर्गेनाइजेशन हायर करते हैं उनको 9 से 12 महीने ट्रेनिंग करके फिर प्रोडक्टिव बनाना होता है। एब्सोल्युटली। अभी जो अगर आपको नौकरी अगर किसी हाल से नहीं मिला है, तो आप जो उभरते हुए टेक्नोलॉजीज है उसमें काफी कोर्सेस अवेलेबल है, वो कोर्सेस में आप स्किल कीजिए और अपने आप प्रिपेयर कर दीजिए। जैसे ये भी अनुमान है कि जो आपका जो हायरिंग होगा वो थोड़ा रिप्लेसमेंट भी होगा, जो लोअर जूनियर लेवल से हो सकता है कॉस्ट बेनिफिट के लिए। तो तब तक आप अगर तैयार होंगे और स्किल्ड है तो स्किल पे आपको हायर हो सकते हैं। इसलिए मेरा ये सलाह है कि आप हिम्मत रखिए और अपस्किल करते रहिए, और जो अपॉर्चुनिटी आए वो अपॉर्चुनिटीज पे आप ले लीजिए। बट ट्रांजिशन इतना इतना पेसी हो गया है डॉक्टर नटराजन कि स्किल की बात आपने सही करी कि अगर चलिए आपको 6 महीने का, 1 क्वार्टर का, 2 क्वार्टर का, 3 क्वार्टर का अगर आपको ब्रेक मिल गया हायरिंग की वजह से, तो डॉक्टर नटराजन लोग ये कहते हैं कि आज हमने कोई स्किल सीखी तो पता चला कि 6 महीने में वो नया स्किल आ गया, कुछ वो पुरानी हो गई, उसका तारतम्य नहीं बैठ पाया। इतना तेजी से बदल रहा है, तो जो बच्चा अभी इंतजार करेगा अपने कैंपस सिलेक्शन के लिए या जॉब सिनारियो बेहतर होने के लिए, उसको इस माहौल में करना क्या चाहिए? हाउ टू यूटिलाइज दैट टाइम सर? देखिए, एक गलतफहमी मैं दूर करना चाहता हूँ। ये सही नहीं है कि इंजीनियर्स को हर एक का लेटेस्ट स्किल पढ़नी चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक बेसिक इंजीनियरिंग फंडामेंटल, जिसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं, उसको आप मास्टर करेंगे ना, कल को ऑरेकल 11.0, 12.0, 13.0 आते जाएगा, और आपको लर्नेबिलिटी की स्किल होनी चाहिए। तो ये मत डरिए कि आपने जो पढ़ा है 1 साल में ऑब्सोलीट हो जाएगा। आपके जो बेसिक्स ठीक हैं तो आप कुछ भी कर सकते। मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री लेके उसके बाद आईटी में 20 साल किया हूँ, तो मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे पास ये स्किल नहीं है। एटीट्यूड होनी चाहिए और एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी नया चीज आएगा उसको पढ़ के जल्दी से हम काम पे लगाएं। तो एक ये काफी बहुत दिन से मैं भी देख रहा हूँ कि बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री वाले बोलते हैं कि इंजीनियर्स कुछ पढ़ के नहीं आते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बोलते हैं कि आप चलिए बताइए कि आपको क्या लॉन्ग टर्म स्किल है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग छोड़ के कोई लॉन्ग टर्म स्किल नहीं। तो ये आप ये नए स्किल करके आप लोगों को कंफ्यूज मत कीजिए। और डॉक्टर नटराजन, एक चीज पे और मैं आपका टेक चाहूंगा। जो हमारे आज की डेट में जितने भी संस्थान हैं, जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, खास तौर से इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आप देख लीजिए बड़े बड़े फैंसी वो बोर्ड लगाते हैं और तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, साहब ये हो जाएगा, हमारा प्लेसमेंट ये, हमारा प्लेसमेंट वो, और वो प्लेसमेंट का इतिहास कितना संदिग्ध होता है हम सब जानते हैं। बच्चा उस ट्रैप में आ जाता है। क्या एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है सर कि अगर इतना वॉलेटिलिटी हो रहा है, इतना वॉलेटाइल है ये सेक्टर, इंजीनियरिंग का सेक्टर, खास तौर से आईटी में, तो वो कुछ स्ट्रैटेजी बनाए अपने बच्चों को कि उस बीच में वो कुछ नई लर्निंग्स के लिए उनको एनकरेज करे या सपोर्ट दे? यहाँ तो ये होता है कि मैंने तो 4 कंपनी बुला दिए थे, आप ही खराब हो साहब क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं, वो तो आपको, हम सबको मालूम है कि हमारे जो काफी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें पढ़ाई तो ठीक से करते ही नहीं है और काउंसलिंग भी ठीक से नहीं करते। तो ये तो आपने एक बड़ी समस्या की बात की है कि किस तरह से इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले जाते हैं, किस तरह से लोगों को एडमिट किया जाता है। तो ये हमें अलग से देखना चाहिए। मगर इतना ही है कि जो इंजीनियर है, चाहे वो IIT बॉम्बे में पढ़ रहा हो या मेरे इंस्टीट्यूट बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में पढ़ा हो, उनको एक मैच्योरिटी होनी चाहिए कि मैं अच्छा से पढूं, मैं अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाऊं, और उसके बाद मुझे ये कॉन्फिडेंस, ये काबिलियत होगी कि मैं कोई भी स्किल, कोई भी नौकरी ढूंढने के लिए तैयार हूं। मैं कह रहा था, क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आपकी जो बेसिक सेल्फ कॉन्फिडेंस हो ना, तो आप खुद समझ सकेंगे कि किस तरह से करियर सक्सेस हो। बिल्कुल। तो आप ये इंस्टीट्यूशन पे मत छोड़िए, नहीं होने वाला। एब्सोल्युटली सर, और ये इतना बड़ा इशू है ना, इतना मैं चाहूँगा कभी इस पर बात हो, क्योंकि बहुत सारे हमने शोज़ भी किए हैं इस पर, सुनील जी भी रहे हैं हमारे साथ, आप भी मेरे साथ रहे हैं सर। और एक बात आती है कि
प्लेसमेंट ऑडिट होना चाहिए या नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जो हर जगह से जुड़ता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस का, और किस रूप में हुआ क्योंकि ये एक आम बच्चे की गाड़ी कमाई का मसला है सर, एक मिडिल क्लास का, जो हमने ओपनिंग में कहा ना कि वो उसके लिए एक ऐसा फेज है, वो एक परिवर्तन का क्षण है उसके लिए। तो ये यहाँ पर जहाँ पॉइंट्स हम जो डॉट्स हम कनेक्ट कर सकते हैं हमें करना चाहिए। बहरहाल आज की चर्चा बहुत अच्छी रही सर, आपने एक अच्छा आउटलुक दिया। थोड़ा सा अनसर्टेन तो है माहौल, लेकिन इस बीच क्या करना चाहिए, ऑप्शंस क्या है, ये बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गणेश नटराजन, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे लिए सर। सुनील चमलकोटिल सर, आपने भी वक्त निकाला हमारे लिए, थैंक यू सो मच सर। और अब बात इजराइल हमास महायुद्ध की। और इजराइल हमास युद्ध से जुड़े जरा आज के अपडेट ले लेते हैं। पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला बिन अल हुसैन से बातचीत की है, और इस दौरान बातचीत में पश्चिमी एशिया में हिंसा पर चिंता जाहिर की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। दोनों नेताओं के बीच आतंकवाद पर भी चर्चा हुई है। दोनों नेताओं ने हिंसा रोकने के लिए बड़े कदम उठाने पर जोर दिया। दोनों के बीच गाजा में चल रहे मानवीय संकट और इजराइल हमास जंग की भी बात हुई। गाजा जंग के 17 दिन होने को हैं। हमास के आतंकियों को मार गिराने की कसम खाए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अब लेबनान के बॉर्डर से हिजबुल्लाह के आतंकी भी चुनौती दे रहे हैं। ठीक हमास वाले अंदाज में हिजबुल्लाह ने इजराइल के बॉर्डर से घुसने की कोशिश की, लेकिन इजराइल ने बिना देरी किए आतंकियों को करारा जवाब दिया। इजराइल ने हमास के बाद हिजबुल्लाह के खात्मे की भी तैयारी कर ली है। गाजा जंग के 17वें दिन इजराइल की सेना गाजा में इतने बम गिरा रही है कि यहां हमास के आतंकियों का टिक पाना नामुमकिन सा हो गया है। इजराइल की सेना ने लेबनान के बॉर्डर पर बने हिजबुल्लाह के आतंकियों के लॉन्च पैड को भी खत्म किया है। यहां आतंकी एंटी टैंक मिसाइल से हमला करने का प्लान बना रहे थे। ये याद रखना जरूरी है कि हिजबुल्लाह की स्थापना 1982 में लेबनान पर आक्रमण करने वाली इजरायली सेना से लड़ने के लिए ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने की थी। हिजबुल्लाह को हमास की तरह ही ईरान का समर्थन मिला हुआ है, जबकि अमेरिका हिजबुल्लाह को हमास की तरह ही आतंकी संगठन मानता है। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के आतंकियों के मारे जाने से उनके समर्थक बौखलाए हुए हैं। ابن عمنا الشهيد وان شاء الله الله بياخذ حقه وترجع فلسطين لأعلى। दूसरी ओर हमास और हिजबुल्लाह की मीटिंग लगातार हो रही है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह लेबनान के एक शिया बहुल संगठन है, जबकि हमास फिलिस्तीन का सुन्नी बहुल संगठन है। खास बात यह भी है कि दोनों आतंकी संगठनों में सीरिया में गृह युद्ध को लेकर मतभेद थे, लेकिन 2020 से 2023 के बीच दोनों आतंकी गुट इजराइल के साथ यूएई और बहरीन के बीच समझौते का मिलकर विरोध करते रहे। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हमास को भी मिटाने की कसम खा चुके हैं। זה להיות או לחדול, הם צריכים לחדול. ואנחנו עכשיו בקרב כפול. קרב אחד זה קרב לבלום כאן, והצד השני לנצח שם. ניצחון מוחץ שמוחק את החמאס. אני לא יכול להגיד לכם כרגע אם חיזבאללה יחליט להיכנס בצורה מלאה למלחמה. गाजा पर हमास के 320 ठिकानों को तबाह किया जा चुका है, जबकि इजराइल ठान चुका है कि जमीनी जंग शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह भी रास्ते में आया तो वो कुचल दिया जाएगा। इजराइल से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इजराइल हमास की जंग को 17 दिन हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की है कि हमास के कब्जे से बंधकों को कैसे छुड़ाया जाए। कल तक पीएम नेतन्याहू के साथ खड़ी होने वाली इजरायली जनता अब अपनों के लिए उनके खिलाफ हो गई है। इसे देख रविवार को इजरायली सेना ने गाजा में घुसकर बंधकों को छुड़ाने की कोशिश की। इसके बाद क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में।
गाजा में इजरायली सेना ने पिछले 24 घंटे में इतना बारूद बरसाया कि पूरे शहर को धुआं-धुआं कर दिया। 7 अक्टूबर से शुरू हुए युद्ध में ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। बंधकों को छुड़ाना इजरायली सेना के साथ साथ मोसाद के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है। एक तरफ हमास है जो बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो अब इजराइल में भी पीएम नेतन्याहू के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। हमास के हमले को 17 दिन बीत चुके हैं और हर गुजरते दिन के साथ इन लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा है। आज भी भारी संख्या में लोग तेल अवीव की सड़कों पर उतरे और अपने परिवार के लोगों को हमास के कब्जे से वापस लाने की मांग रखी। बहुत बड़ा प्रदर्शन इजराइल में तेल अवीव में चल रहा है लोगों की रिहाई को लेकर, क्योंकि 220 लोग किस हालात में हैं, उनके परिवार के लोगों पर क्या बीत रही है, वो जिंदा हैं भी कि नहीं है, उन्हें खाना पानी मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ये बहुत बड़ा यहाँ पर संकट है। इजराइल ने हमास से साफ साफ कह दिया है कि जब तक वो बंधकों को छोड़ेगा नहीं तब तक ये जंग नहीं रुकेगी, और इसी का नतीजा है कि इजरायली सेना ने अब तक हमास के 10 कमांडर को मार गिराया है। नुकबा सेना का मुख्य कमांडर अली कदी, खान यूनिस में नुकबा फोर्स का कमांडर बिलाल अल कादर, हमास की एयरफोर्स का चीफ अबू मुराद, हमास की नेवी का कमांडर अकरम हिजाजी, दक्षिण जिले का हमास कमांडर मुइताज ईद, हमास का वित्त मंत्री जवाद अबू शम्माला, हमास का वरिष्ठ सदस्य जकारिया अबू मामार, सेंट्रल डिवीजन का कमांडर इमाम नौफाल, एंटी गाइडेड मिसाइल ग्रुप का प्रमुख मोहम्मद अब्दुल्ला। कमांडर मारे जा रहे हैं। इजरायली सेना लगातार गाजा पर बमबारी कर रही है। पूरा का पूरा शहर मलबे में तब्दील हो चुका है, लेकिन हमास पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो बंधकों के बदले अपने आतंकियों को छोड़ने की मांग पर अड़ा है। अब देखना होगा कि नेतन्याहू इस विरोध और हमास की सोच का क्या तोड़ निकालते हैं। तेल अवीव से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार भारी बिकवाली के शिकार हो गए। खराब ग्लोबल संकेतों ने बाजार का मूड बिगाड़ा और सेंसेक्स निफ्टी भारी गिरावट के साथ बंद हुए। आज मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में जोरदार बिकवाली देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स में 5 हफ्ते की बड़ी इंट्राडे गिरावट देखने को मिली। मेटल, रियल्टी, आईटी शेयरों में गिरावट रही, तो इंफ्रा, फार्मा, बैंकिंग इंडेक्स में दबाव रहा। कारोबार के अंत में निफ्टी 261 अंक गिरकर 19,282 पर बंद हुआ। इसी तरह से सेंसेक्स 826 अंक गिरकर 64,572 पर क्लोज हुआ। आशीष बताएंगे कि गिरावट के पीछे की वजहें क्या रही। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में जो अनसर्टिनिटी चल रही है, इजराइल हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसके चलते जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इसका भी काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस बाजार पर देखने को मिला है। शुक्रवार के सत्र में अगर आप देखें तो यूएस मार्केट्स में आपको गिरावट देखने को मिली और बाकायदा पूरे दिन जो यूएस मार्केट्स के फ्यूचर्स हैं यहाँ पर भी लगातार आपको डाउन ट्रेंड ही नजर आया। लेकिन भारतीय बाजारों में देखिए, चिंता का कारण एक और है कि जिस प्रकार से यूएस की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो अब 5% के करीब दोबारा आ गई हैं, तो इसका भी एक इन्वर्स कोरिलेशन होता है। वहाँ पर अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ती हैं तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको भारतीय बाजारों पर देखने को मिलता है। आज अगर आप मेन स्ट्रीम इंडिसेस को छोड़ दें, इंडेक्स को छोड़ दें, तो बाकी के भी स्टॉक्स जो हैं खासतौर पर अगर आप देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप यहाँ पर काफ़ी अब बड़ा कट आपको देखने को मिला है। मैं आपको पहले निफ्टी की बताता हूँ, करीब 1.5% 277 अंकों का कट यहाँ पर आपको नजर आया। निफ्टी बैंक 585 अंकों का बड़ा कट है। सेंसेक्स में 850 अंकों की गिरावट देखने को मिली, लेकिन निफ्टी मिड कैप परसेंटेज के लिहाज से राउंड फिगर आपको बता रहा हूँ 3% की बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। और स्मॉल कैप यहाँ पर तो देखिए सबसे ज्यादा पेन नजर आया। स्टॉक्स में भारी भरकम मुनाफा वसूली, गिरावट और फ्रेश जो सेलिंग है ये आपको देखने को मिली। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 500 पॉइंट यानी राउंड फिगर आप समझ लीजिए कि 4% की बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। और किन शेयरों में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, ये भी बताएंगे आशीष। देखिए, स्टॉक्स की बात करें तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर पेन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला इंडेक्स के मुकाबले। अब एसजेवीएन को देखिए 13% का कट रहा, सेंट्रल बैंक 9% नीचे, एनबीसीसी 9% नीचे, आईआरबी इंफ्रा 9% की बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। और मिड कैप स्टॉक्स की बात करूँ तो लॉरस लैब करीब 10%, बैंक ऑफ इंडिया, फैक्ट 8% नीचे, मजगांव डॉक 7%, यहाँ पर आपको बड़ा कट देखने को मिला। और बाकी ऐसा नहीं कि सिर्फ स्मॉल कैप है, मिड कैप, अगर आप वायदा बाजार के जो मेन स्ट्रीम स्टॉक्स हैं यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बड़ी गिरावट देखने को, मिसाल के तौर पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो कि
वायदा बाजार के बैन में है, लेकिन यहाँ पर आपको करीब 10% का कट नजर आया। हिंदुस्तान कॉपर 8% की गिरावट, वोडाफोन आइडिया 8% नीचे, इंडिया सीमेंट्स में गिरावट देखने को मिली। पीएनबी गिल्स क्योंकि घाटा बढ़ा है, स्मॉल कैप छोटा स्टॉक है, 16% का कट यहाँ पर आपको देखने को मिला। बजाज हेल्थ केयर, आरसीएफ, जुबलेंट फार्मा में कुछ ऐसे स्टॉक हैं जहां पर 10 से लेके 12% की गिरावट देखने को मिली। सिर्फ चुनिंदा स्टॉक ऐसे हैं इस बाजार में जहां पर आप देख सकते हैं इक्का दुक्का स्टॉक ऐसे जहां पर खरीदारी देखने को मिली। उनमें से एक है, आपको आज स्टॉक ऑफ द डे में बताया गया, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, जहां पर नतीजे और ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो कमेंट्स हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्स थी, अच्छी कमेंट्स थी और इसी का असर यहाँ पर आपको देखने को मिला। 9% की जो तेज़ी है यहाँ पर आपको देखने को मिली। नीलकमल जो है मामूली 4% के गेंस यहाँ पर देखने को मिले। साथ में अगर आप देखें तो रेलबू, चिल्ड्रंस, ये कुछ ऐसे स्टॉक है जहाँ पर 3% की गिरावट। नहीं तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट में आज काफ़ी कियोस देखने को मिला और स्मॉल कैप मिड कैप यहाँ पर आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली। कोटक बैंक के नतीजों के बाद मैनेजमेंट कमेंट्री और ब्रोकरेजेस की क्या है राय, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण। कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक प्राइस में जो अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है, उसका सबसे बड़ा कारण है ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आया इस बैंक के लिए तगड़ा डाउनग्रेड। जेफरीज ने इसको डबल डाउनग्रेड किया है और सीएलएसए ने भी अपने लक्ष्य घटाए हैं। जैसा अगर आप देखेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक ने ओवर द वीकेंड अपने नतीजे पेश किए। नतीजे तो अनुमान से अच्छे थे, जहाँ पे मुनाफा, एनआई दोनों में अच्छी ग्रोथ थी, ग्रॉस एनपीएस भी कम आए हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी अगर आप देखेंगे तो अनुमान से बेहतर थे। और मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में कहा भी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जो 14-15 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट एक्स्ट्रा देखने मिली है, वो वन ऑफ थी, आगे चल के वो नहीं देखने मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि एसएमई सेगमेंट में कंपटीशन बढ़ रहा है। फर्स्ट हाफ में FY24 के जो खासकर व्हीकल फाइनेंसिंग थी, कमर्शियल व्हीकल, उसमें थोड़ा बहुत दबाव देखने मिला और जो अनसीजनल रेन थी उसके कारण होलसेल ट्रैक्टर सेगमेंट जो है वो थोड़ा धीमा रहा है। इसका इम्पैक्ट इनके कलेक्शन पे भी पड़ा है इस अनसीजनल रेन का। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने ये भी हाईलाइट किया, हालांकि आगे सुधार का इनको अनुमान है। इनका कहना है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, वहाँ से ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, ये पूरे सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो इस बार कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। और वैसे भी अगर आप देखिए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो अकाउंट होल्डर्स है वो अब टर्म डिपॉजिट की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न है। साथ ही साथ इस कंपनी ने नए MD एंड CEO का ऐलान किया। 1 जनवरी 2024 से अशोक वासवानी जी जो है वो नए MD एंड CEO रहेंगे। RBI से इसकी मंजूरी भी मिली और ये एक बड़ा कारण था जिसके वजह से ब्रोकरेज हाउसेस ने इस स्टॉक को डाउनग्रेड किया है। दरअसल जेफरीज को अगर आप देखेंगे तो डबल डाउनग्रेड किया है। प्राइस टारगेट इन्होंने 2400 से घटा के 1940 का किया है और सबसे बड़ा कारण ये इसी को कह रहा है। ये कह रहा है कि अशोक वासवानी जी जो है वो इनसाइडर नहीं बल्कि बाहर से आ रहे हैं इस बैंक को लीड करने के लिए, जबकि ये मान के चल रहे थे कि कोई ना कोई अंदर का यानी कि बैंक के इंटरनल मैनेजमेंट में से इस बैंक को लीड करने के लिए सामने आएगा, लेकिन ऐसा कोई नाम जो है वो सामने नहीं आया है। और इसके लिए इनका कहना है कि अब देखना होगा यहाँ से बैंक की ग्रोथ कैसी होती है, ये जो सक्सेशन है वो किस तरह से पैन आउट होता है, ये इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरा ये कह रहा है कि अनसिक्योर्ड लोन जो है उसमें इस कंपनी का एक्सपोजर लगातार बढ़ते जा रहा है और आपको याद होगा RBI ने कुछ समय पहले अनसिक्योर्ड लोन यानी कि जो पर्सनल लोन होते हैं उसको लेके चिंता भी जताई थी। इनका कहना है कि अगले 2 साल तक नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो शायद दबाव में रह सकते हैं और HDFC और ICICI बैंक के मुकाबले जो वैल्यूएशन गैप है वो अब इस कंपनी का कम होना चाहिए। CLSA ने भी प्राइस टारगेट काटे हैं, 2200 से घटा के 2050 किया है। FY26 के अनुमान में इन्होंने भी 7% के आसपास की कटौती की और इनका भी यही कहना है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जो कमी आई है वो इनको थोड़ी चौंकाने वाली लगी है। तो नंबर्स ठीक ठाक थे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जो कमी है उसको लेके चिंता है और जो नया मैनेजमेंट जो कि बाहर से आया है इस बैंक को लीड करने के लिए वो शायद ब्रोकरेज हाउस को पसंद नहीं आया है। इसके लिए आपने देखा कि तमाम ब्रोकरेज हाउस ने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है और उसका असर स्टॉक प्राइस पे भी देखने मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने लिकर पर लगने वाला वैट बढ़ा दिया है। बढ़े हुए वैट का किन सेक्टर्स पर होगा असर, ये बताने के लिए हमारे साथ है नुपुर। महाराष्ट्र सरकार ने परमिट रूम लिकर सर्विसेज पर जो वैट लगता है, जो टैक्सेस लगते हैं वो 5% से बढ़ा के 10% कर दिए। बार, लाउंज, क्लब और रेस्टोरेंट पर बिकने वाली जो लिकर है
उस पर वैट बढ़ा दिया गया है। तो जो ऐसे कंज्यूमर अगर आप देखेंगे तो आपकी जो कॉस्ट है, आपकी जो कीमत है, फाइनल कीमत वो बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। स्टार होटल्स के लिए सर्विस वैट में कोई बढ़त नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 20% जो उच्चतम लेवल है उसका ही वैट दिया जाता है। लिकर शॉप से ओवर द काउंटर बिक्री पर इस टैक्स रेट से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। कंज्यूमर्स के लिए ओवरऑल जो कॉस्ट है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। 1 नवंबर से ये जो नई दरें वो लागू हो जाएगी, इसीलिए आपको नज़र रखनी है स्पेशली रेस्टोरेंट पे, बारबेक्यू नेशन में जो आपको लिकर सर्व करते हैं अपने रेस्टोरेंट्स में। तो यहाँ पे जो दाम है वो आपको लिकर के बढ़ते हुए दिखेंगे। यूएसएल यूबीएल सोलह विनयार्ड्स की बात करें तो यहाँ पे 15 से 20% जो इनकी बिक्री होती है वो ऑन प्रेमाइसेस से होती है, तो यहाँ पर भी थोड़ा असर आ सकता है, क्योंकि फाइनल कंज्यूमर के लिए जो दाम है वो बढ़ते हुए दिखेंगे। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये अनाउंसमेंट आया है और जो दरें हैं नई वैट की वो 1 तारीख से लागू हो जाएगी। पूरे देश में खास तौर पर मुंबई और दिल्ली में एयर पॉल्यूशन का खतरा काफी बढ़ गया है। दिल्ली में तो हर साल करीब 54,000 लोगों की असमय मौत की वजह से ये एयर पॉल्यूशन ही है। उत्तर भारत में ठंड के दौरान ये और जानलेवा हो जाता है, और यह न केवल अब हार्ट और लंग को बीमार कर रहा है, बल्कि एक ग्लोबल स्टडी ये बता रही है कि अब पॉल्यूशन का ब्रेस्ट कैंसर से भी सीधा सीधा कनेक्शन है। दुनिया भर में एक अलग तरह की जंग छिड़ी हुई है। ये जंग हर साल करीब 40 लाख लोगों की समय से पहले मौत की वजह बन रही है। आप सोच रहे होंगे कि लाखों लोगों को मौत की नींद सुला देने वाली आखिर ये कौन सी जंग है जिसे आपने नहीं देखा सुना, तो हम आपको बता ही देते हैं। ये जंग है वायु प्रदूषण के खिलाफ पूरी मानव जाति की जंग। चौंकिए नहीं, यही सच्चाई है। दरअसल दुनिया भर में 90% लोग हवा के तौर पर जो सांस ले रहे हैं वो हेल्दी नहीं है। भारत की बात करें तो अकेले दिल्ली में ही सालाना करीब 54,000 लोग हवा में तैरती जहरीली गैस के चलते समय से पहले ही दम तोड़ रहे हैं। वहीं मुंबई में साल 2020 में करीब 25,000 लोगों की मौत की अकेली वजह खराब एयर क्वालिटी रही है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि वायु प्रदूषण के संपर्क में आने के सिर्फ 1 घंटे के भीतर ही इंसान हार्ट अटैक की चपेट में आ सकता है। इसे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम यानी ACS कहते हैं। इसमें हार्ट तक खून पहुंचाने वाली धमनियां ब्लॉक हो जाती हैं और व्यक्ति हार्ट अटैक की चपेट में आ जाता है। फिलहाल तो हम अब तक यही जानते आए हैं कि वायु प्रदूषण की सबसे अधिक मार हार्ट और लंग पर ही पड़ती है, लेकिन इसके अलावा भी एयर पोल्यूशन के कुछ बड़े खतरे हैं। फ्रांस और अमेरिका की एक स्टडी में पता चला है कि वायु प्रदूषण के सबसे घातक पार्टिकुलेट मैटर 2.5, जिसे PM 2.5 भी कहते हैं, ये महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। फ्रांस की स्टडी के मुताबिक हवा में PM 2.5 के लेवल के 10 ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक बढ़ जाने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा 28% तक बढ़ जाता है। वहीं अमेरिकी स्टडी के मुताबिक जिन इलाकों में PM 2.5 लेवल बढ़ा हुआ पाया गया, वहाँ ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में 8% की बढ़ोतरी देखी गई। PM 2.5 के कण हार्ट के जरिए ब्रेस्ट की कोशिकाओं के संपर्क में आ रहे हैं। इससे ब्रेस्ट टिश्यूज में असामान्य विकास होने लग जाता है, जो ट्यूमर की वजह बन रहा है। ये ट्यूमर कब कैंसर में तब्दील हो जाता है पता भी नहीं चलता। ये खतरे बेहद अलार्मिंग है, क्योंकि खराब लाइफस्टाइल और बेतरतीब खानपान को ही अब तक जानलेवा बीमारियों की वजह माना जाता रहा है। लेकिन एयर पोल्यूशन के बढ़ते खतरे ने सेहत के खतरे को और जोखिम में डाल दिया है। एयर पोल्यूशन के दूसरे खतरों की बात करें तो फेफड़ों से जुड़े ब्रोंकाइटिस, कैंसर और अस्थमा के खतरे के अलावा आंखों और स्किन के लिए भी घातक साबित हो रहा है। फिलहाल तो उत्तर भारत में ठंड बढ़ने लगी है। ऐसे में दिवाली के पटाखे, पराली और स्मोक का ट्रिपल अटैक हवा को और जहरीला बनाने का काम करेगा। वहीं मुंबई में लगातार हो रहे कंस्ट्रक्शन वर्क भी PM 2.5 और PM 10 कण के बढ़ने की वजह बन रहे हैं। ऐसे में इस जानलेवा वायु प्रदूषण को लेकर सरकार को एक ठोस रोड मैप तैयार करना होगा, वरना ये एयर पोल्यूशन असमय होने वाली मौत के आंकड़े को और बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजधानी दिल्ली में अचानक ठंड की दस्तक के साथ ही प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। आज सुबह से ही दिल्ली में स्मॉग का असर देखा जा सकता है, जिसे लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में ठंड बढ़ने और हवा की गति धीमी पड़ने की वजह से वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार पहुंच गया है। इसलिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप का स्टेज 2 लागू करने का निर्देश दे दिया गया है। दिल्ली में प्रदूषण का क्या हाल है, ये ज्यादा जानकारी देंगे अमरीश पांडे।
देखिए दिल्ली में अगर देखें तो पिछले 2 दिनों में लगातार ठंड का जो दबाव है वो बढ़ रहा है, यानी कि मौसम धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है और जैसे जैसे मौसम ठंडा हो रहा है वैसे वैसे जो AQI लेवल है वो प्रभावित हो रहा है। अगर हम 2 दिन पहले की बात करें तो मौसम काफ़ी साफ़ सुथरा था, जो विजिबिलिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन आज सुबह से देखें तो विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा घट गई और AQI लेवल भी 300 से ऊपर जा चुका है और कई ऐसे स्पॉट्स हैं जो कि नए स्पॉट्स की तरह जनरेट हुए हैं। AQI लेवल को देखें तो सरकार की जो एनालिसिस है आज की बैठक के बाद से उसका कहना है कि 13 स्पॉट्स है दिल्ली में जो कि परमानेंट थे, जहाँ पे कि AQI लेवल ज़्यादा होता था बनिस्बत बाकी हिस्सों के। अब वो स्पॉट्स में 8 और नई लोकेशंस जुड़ गई, यानी कि टोटल 21 ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर कि AQI लेवल 300 या उससे ऊपर है और इसी को कम करने की ज़रूरत है। आज जो बैठक हुई थी उसमें लगभग 28 विभाग सरकार के शामिल थे और 28 विभागों की समीक्षा के दौरान ये बातें सामने निकल कर आई कि सरकार जो ग्रैप 2 है उसके साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन स्थिति जो है लगातार उस पर नज़र बनाए हुए अगर ज़रूरत पड़ती है तो जो आगे के लेवल्स हैं उनको लगाया जाएगा। अगले 2 दिनों में जो हमको देखने को मिलेगा वो ये है कि जो ऐसे सिग्नल्स हैं जहाँ पे कंजेशन ज़्यादा होता है वहाँ पर सरकार रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ वाला जो प्रोग्राम है वो चालू करेगी। इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस उन जगहों पर ज़्यादा तैनात किए जाएंगे जहाँ पे कंजेशन होता है, ताकि गाड़ियाँ वहाँ ज़्यादा देर तक न रुके, क्योंकि जितनी देर तक गाड़ियाँ रुकेंगी उतना ज़्यादा पोल्यूशन होने की संभावना है। इसके अलावा डीजल से चलने वाली सभी गाड़ियाँ, जनसेट, उनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, बिना वाटर स्प्रिंकलर के कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। इसके साथ साथ जो रोड्स हैं यानी कि खुली जगहों पर वाटर स्प्रिंकलिंग, पानी का छिड़काव जो है कल सुबह से चालू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर सरकार इस बात को लेकर लगातार नज़र बनाए हुए और चाक चौबंद है। सरकार की कोशिश ये है कि जितना ज़्यादा सरकारी कोशिश हो रही है लोगों में जागरूकता ही उतनी भी की जाए। उसके लिए सरकार ने कहा है कि आने वाले दिनों में इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। और राजधानी दिल्ली के साथ साथ आर्थिक राजधानी मुंबई पर भी प्रदूषण का अटैक जारी है। मुंबई के आसमान पर इन दिनों स्मॉग की एक मोटी चादर देखने को मिल रही है और इसकी वजह से लोगों को सांस से जुड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण की समस्या को लेकर BMC भी गंभीर दिखाई दे रही है। ज्यादा जानकारी देंगी एकता सूरी। मुंबई में ऐसा एक तरह से बहुत कम होता है कि दिवाली से पहले हम इतना एयर जो पोल्यूशन है वो देखते हैं। अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा पाएंगे तो इस समय भी मुंबई में एक बहुत थिक लेयर ऑफ हमें स्मॉग दिख रही है और BMC की अगर माने तो इसका कारण ये है कि मुंबई में इस समय 6000 के आसपास कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं। मेट्रो का काम चल रहा है, यहाँ पर कोस्टल रोड का काम चल रहा है, कई जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं यहाँ पर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा है। तो BMC का कहना है कि इस इतनी सारी कंस्ट्रक्शन होने की वजह से शहर में मॉनसून के बाद हमें ये जो है एयर पोल्यूशन दिख रहा है, स्मॉग दिख रहा है, जिसे कंट्रोल करने के लिए BMC ने कई तरह के दिशा निर्देश दिए हैं। मसलन अगर 1 एकड़ के आसपास अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट है तो उसे चारों तरफ 35 फीट ऊंची एक शीट से कवर करना होगा। अंडर कंस्ट्रक्शन साइट अगर है तो उसे जूट से कवर करना होगा, हरे कपड़े से कवर करना होगा, तारपोलिन से कवर करना होगा। इसके अलावा जो मलबा फेंकने वाली गाड़ियां हैं वो भी पूरी तरह से कवर्ड होंगी और मलबा जो है सड़क पर नहीं फेंका जाएगा। BMC का ये भी कहना है कि उन्होंने जो 24 एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड्स है उसमें 50 से ज़्यादा अपनी स्क्वाड टीम्स रेडी रखी हैं जो हर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाएंगी, वीडियो बनाएंगी और अगर ऐसा लगा कि किसी भी रूल का पालन नहीं हो रहा, नियम जो है तोड़े जा रहे हैं, तो वहाँ पर ही उसी समय ही उस कंस्ट्रक्शन को जो है रोकने का नोटिस भेज दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सी रिफाइनरीज है, टाटा पावर हाउस है, जहाँ पर जो भी उनका जो रिफाइनरीज का जितना भी कंटेंट है वो देखा जाएगा कि ये पोल्यूशन तो नहीं बढ़ा रहा, गाड़ियों का पोल्यूशन चेक किया जाएगा। तो बहुत से ऐसे एक तरह से दिशा निर्देश जारी हुए हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि लोगों में सांस की दिक्कतें बढ़ रही हैं, बहुत तरह की एलर्जीज बढ़ रही हैं। और देश भर में दशहरे की भी धूम है। अलग अलग राज्यों में कई अनोखे दुर्गा मां के पंडाल बनाए गए हैं, वहीं कई राज्यों में अलग अलग तरह के रावण बनाए गए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक रावण बिल्कुल अलग है। यहाँ की पुलिस साइबर ठगों से बचने और लोगों को जागरूक करने के लिए साइबर रावण नाम का अभियान चला रही है। दरअसल रायपुर पुलिस ने जो रावण तैयार किया है उसका नाम रखा है साइबर रावण। इस रावण के पुतले पर एक संदेश भी लिखा हुआ है कि तुम्हारी अज्ञानता ही मेरी ताकत है। इस रावण के पुतले पर साइबर ठगी के दौरान जो लोग गलतियां करते हैं उसके बारे में बताया जाता है। इस अनोखे तरीके को देखकर लोग पुलिस की तारीफ भी कर रहे हैं।
अलग अलग समय पे हम लोग अलग अलग तरीके से लोगों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रयास करते थे। अभी वर्तमान में दशहरा के समय में बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं और रावण दहन और रावण को देखने के लिए जाते हैं। तो इस अवसर को रायपुर पुलिस भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा साइबर का जागरूकता में कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसलिए हमने इस बार साइबर रावण का निर्माण किया है। और इस माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि साइबर ठगी से बचने के लिए साइबर अवेयरनेस ही सबसे कारगर तरीका है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके संबंध में जागरूक हो। इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। #ZIndia360 याद रखिए। नमस्कार।